पाकिस्तान के अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने लगभग 100 साल पहले एक कहानी लिखी थी, बू में वो रणधीर नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं जो संसर्ग के लिए गोरी लड़कियों की खोज में रहता है, क्योंकि गोरी लड़कियों के जिस्म से बू नहीं आती। गोरी लड़कियां पहले उसे सस्ते में मिल जाया करती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो गोरी लड़कियां महिला अंग्रेज फौज में भर्ती हो गई। रणधीर को मैले बदन वाली एक गरीब लड़की मिलती है। पसीने की बदबू से नफरत करने वाला रणधीर उस लड़की की गंध से आसक्त हो जाता है। मंटो को आईना दिखाने वाला राइटर कहा जाता है। वो सेक्स वर्क की काली दुनिया को स्याही पर उतारते हैं, लेकिन उनकी इस कहानी से सेक्स वर्क की दुनिया के ऐसे पहलू का पता चलता है जो आज भी बदस्तूर कायम है। दुनिया बदल गई है, लेकिन जो नहीं बदला वो है भारतीय मर्द का गोरी चमड़ी से आजार। अंग्रेजी में बोलें तो ऑब्सेशन। इसी ऑब्सेशन का नतीजा है कि भारत आने वाली विदेशी महिलाओं पर 6000 में रशियन जैसे फिक्रे कसे जाते हैं। इस मामले में मोरालिटी की तमाम दुहाइयां दी जा सकती हैं, लेकिन आप भी जानते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकायदा सामाजिकता का आडंबर ना हो तो मन की बात यही निकलेगी कि गोरा रंग तो खूबसूरत होता ही है, चाहे कोई कितनी मोरालिटी सिखाए। फैक्ट तो यही है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये बात फैक्ट है पक्का? चलिए फैक्ट चेक कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सोनी है और आप देख रहे हैं खबर गांव। रंग की बात पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात ये कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। मिथिलेश बैकपैकर नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले मिथिलेश ट्रैवल ब्लॉगर हैं। उनकी पत्नी एक रशियन मूल की महिला है। पिछले दिनों मिथिलेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उदयपुर घूमते हुए सिटी पैलेस में कुछ लोगों ने उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की। कानून की भाषा में इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा। मिथिलेश वीडियो में दिखाते हैं कि कुछ लोग बार बार 6000 बोलकर उनकी पत्नी पर कमेंट कर रहे थे। 6000 यूं महज एक संख्या है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के चलते इसके मायने बदल जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने साल 2019 में अपने एक एक्ट में इस जुमले का इस्तेमाल किया था। 6000 में तो रशियन आ जाती है, ये पूरी लाइन थी। गुजराल से पहले कॉमेडी सर्कस में कपिल शर्मा अपने एक एक्ट में लगभग ऐसी ही लाइन यूज कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो गुजराल के स्टैंड अप के बाद ये टर्म पब्लिक डिस्कोर्स में आया, लेकिन मेट्रोपॉलिटन शहरों की वोकैबुलरी में रशियन लड़कियों के लिए यह टर्म बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। भारत आने वाली रशियन टूरिस्ट पर इस तरह की फप्तियां कसने, ईव टीजिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई मामले हालिया सालों में आए हैं। इसका बड़ा कारण लड़कियों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखना तो है ही, साथ में फॉरेन टूरिस्ट के मामले में इसके पीछे बड़ी वजह गोरे रंग से ऑब्सेशन भी है। फिर भी एक सवाल तो बचता ही है, पश्चिमी देशों की तमाम महिलाएं श्वेत वर्ण की ही होती हैं, फिर ये 6000 में रशियन वाला फिक्रा सिर्फ रशियंस के लिए ही क्यों? इस सवाल के जवाब में दुनिया का वो नाकाबिले बर्दाश्त सच छिपा है, जिसके लिए मंटो कहते थे कि उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ये मेरा नहीं, दर्जियों का काम है। ये बात है साल 1967 की। तब रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। कोल्ड वॉर के दिन थे और भारत का पलड़ा सोवियत खेमे की ओर झुका हुआ था। अमेरिका की नजरों में भारत चुभता था। ऐसे में साल 1967 में अमेरिका की एक कारस्तानी ने भारत और सोवियत रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। हुआ ये कि सोवियत रूस के प्रीमियर रहे जोसेफ स्टालिन की एक बेटी हुआ करती थी, नाम था स्वेतलाना। स्टालिन की मौत के बाद स्वेतलाना की मुलाकात हुई ब्रिजेश सिंह से। ब्रिजेश उन दिनों मॉस्को में विदेशी भाषा प्रेस में काम किया करते थे। स्वेतलाना से उनकी मुलाकात एक हॉस्पिटल में हुई। दोनों में प्यार हुआ, दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से साफ मना कर दिया गया। ब्रिजेश नासाज तबीयत के थे। कुछ महीनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। ब्रिजेश की मौत के बाद स्वेतलाना ने इच्छा जाहिर की कि वो उनकी अस्थियां भारत ले जाना चाहती हैं। यूं स्वेतलाना को विदेशी दौरे की इजाजत मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि स्टालिन की बेटी का एंटी सोवियत प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन इस मामले में स्वेतलाना को इजाजत मिल गई, क्योंकि सोवियत संघ और भारत के अच्छे संबंध हुआ करते थे।
स्वेतलाना भारत आई और अचानक अमेरिका पहुंच गई। ये कारस्तानी थी CIA की। लेकिन इस चक्कर में भारत और सोवियत संबंधों में तनातनी आ गई। बाद में इंदिरा ने खुद अपना आदमी स्वेतलाना के पास भिजवाया और उनसे एक लेटर पर हस्ताक्षर करवाए गए। लेटर में लिखा था कि भारत के किसी व्यक्ति ने स्वेतलाना को अमेरिका पहुंचाने में मदद नहीं की। इस लेटर के बाद ही सोवियत सरकार के गुस्से में कुछ कमी आई। बहरहाल किस्से का मजमून ये कि सोवियत संघ और भारत के रिश्ते तगड़े हुआ करते थे, इतने तगड़े कि स्वेतलाना ने एक बार भारत में बस जाने की परमिशन भी मांगी थी। सोवियत डर से सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सोवियत जनता और भारत के बीच कल्चरल आदान प्रदान होता रहता था। राज कपूर की फिल्में हों या टैगोर का साहित्य, सोवियत संघ में भारतीय लोगों को बहुत सम्मान मिलता था। लेकिन फिर 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत रूस, जो अब सिर्फ रूस रह गया था, वो काफी हद तक आर्थिक शक्ति बना रहा। लेकिन कई देश मसलन किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान सोवियत संघ से टूटकर अलग तो हो गए, लेकिन इनकी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल अहमियत भी कम होती चली गई। सेंट्रल एशिया के ये देश आज भी कमजोर देशों में माने जाते हैं और UN संस्थाओं की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक सोवियत विघटन के बाद यहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इजाफा हुआ है। सोवियत विघटन के बाद फैली अराजकता और बढ़ते करप्शन ने तो इसमें अपना रोल निभाया ही, लेकिन एक्स सोवियत स्टेट्स में बढ़ते सेक्स वर्क का बड़ा कारण नजरिए का बदलाव भी था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन रशिया एंड अदर पोस्ट सोवियत स्टेट्स नाम के एक रिसर्च पेपर में 1990 के दशक में सेक्स को लेकर सोवियत नजरिए में बदलाव का जिक्र है। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचोव की सदारत में सोवियत संघ में रिफॉर्म्स की बयार चल निकली थी। 1985 में पहली बार कोका कोला की एंट्री हुई। ये मार्केट का बदलाव था। कल्चर में भी बदलाव देखने को मिला। उस दौर की एक बड़ी मशहूर घटना है। एक बार रूस और अमेरिका का एक संयुक्त टीवी प्रोग्राम दोनों देशों में प्रसारित हो रहा था। स्टूडियो में मौजूद एक अमेरिकी दर्शक ने लाइव शो के दौरान पूछा, अमेरिकी विज्ञापनों में लड़कियों को सेक्सुअलाइज किया जाता है, क्या सोवियत संघ में भी ऐसा होता है? ऐसे में एक रूसी दर्शक ने जवाब देते हुए कहा, देयर इज नो सेक्स इन द USSR। वो बेचारी कहना चाहती थी कि रूस के विज्ञापनों में सेक्स नहीं होता, लेकिन बाकी की बात ठहाकों में दब गई और ये किस्सा एक पॉपुलर जोक बन गया। जिस रिसर्च पेपर की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की, उसके अनुसार 1985 से 95 के बीच रूस में एक प्रकार का सेक्सुअल रेवोल्यूशन देखा गया। 1986 से पहले सेक्स वर्क टैबू समझा जाता था, लेकिन 1986 में मॉस्को के एक बड़े अखबार में छपी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद यह रवैया बदलने लगा। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मॉस्को की एलीट सेक्स वर्कर्स फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम कर रही थी और उनकी जिंदगी ऐशो आराम वाली थी। इसके कुछ साल बाद इंटर दिवोचका नाम की एक फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म में सेक्स वर्कर्स की हाई प्रोफाइल लाइफ दिखाई गई थी। मीडिया में हुए इस बदलाव का असर समाज पर कुछ यूं हुआ कि 1989 में हुए 2 पब्लिक ओपिनियन पोल्स में जब लड़कियों से पूछा गया कि वो क्या बनना चाहेंगी, तो इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल था प्रोस्टिट्यूशन। सेक्स वर्क की रंगीन दुनिया का बुलावा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बढ़ता हुआ नेटवर्क, इन दोनों कारणों के चलते एक्स सोवियत स्टेट्स की लाखों लड़कियां इस धंधे में आ गई। 2009 के एक रिसर्च पेपर के अनुसार 1991 से 2008 के बीच अकेले रूस से 5 लाख लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए सेक्स वर्क में धकेला गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस नेटवर्क के जरिए सोवियत स्टेट्स से तमाम लड़कियां पश्चिम के देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और एशिया के बाजारों में भी भेजी गईं और हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में भी अधिकतर सेक्स वर्कर्स इसी रूट से आती हैं। सब लड़कियां रशियन नहीं होती, लेकिन सोवियत पहचान और आसानी के लिए रशियन शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। 6000 में रशियन, इस स्टीरियोटाइप की चर्चा चाहे हाल के सालों में होनी शुरू हुई है, लेकिन इसके बनने में पिछले 2 दशकों का खासा योगदान है। इंडिया टुडे में 2010 में छपी मिहिर श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में सेक्स वर्क के मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया। प्रीमियम लेवल सेक्स वर्कर्स को साल 2000 से पहले नेपाल और म्यांमार से लाया जाता था। ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस ट्रेंड में चेंज आया। रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के पहले दशक में यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे एक्स सोवियत देशों से लड़कियां भारत लाई जाने लगी।
गोरी चमड़ी की मांग ज्यादा थी, लिहाजा लड़कियों की संख्या बढ़ती चली गई। मेहर की रिपोर्ट बताती है कि दुबई में सख्त कानूनों के चलते ये धंधा भारत में शिफ्ट हो गया। सेक्स रिंग चलाने वाली आंटियां इस धंधे की रिंग मास्टर्स थी, जो खुद भी सोवियत देशों से आकर भारत में रह रही थी। रिपोर्ट में तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस राकेश मारिया का बयान भी है। मारिया कहते हैं, दुबई एक्स सोवियत देशों और भारत में बैठे दलालों के बीच गहरी साठगांठ के चलते ये धंधा पनपा है और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहर इंपोर्ट सेक्स ट्रेड का सेंटर बन गए, क्योंकि इंपोर्टेड सेक्स वर्कर्स ज्यादा चार्ज करती थी। इसलिए 6,000 में रशियन, 15,000 में रशियन जैसे जुमले दलालों की लिंगों का हिस्सा बन गए। उदयपुर में मिथिलेश और उनकी पत्नी ने जो सहा, वो इसी स्टीरियोटाइप से उपजी फूहड़ता का इकलौता उदाहरण नहीं है। अप्रैल 2014 में रशियन कंटेंट क्रिएटर दिनारा ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट में एक पासपोर्ट ऑफिसर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हुए उनसे कहा कि उन्हें बाद में कॉल करें। 2022 में एक साउथ कोरियन महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। महिला जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी एक शख्स उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचने लगा। उनके बार बार मना करने के बावजूद लड़कों का एक झुंड उनके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था। 2024 में झारखंड के दुमका जिले में एक स्पेनिश महिला का गैंग रेप किया गया। ये तमाम अपराध महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इनका एक खास कल्चरल पहलू भी है। एशिया में और खासकर भारत में गोरे रंग का ऑब्सेशन। 1986 में ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी, नसीब अपना अपना। कहानी ये थी कि किशन के पिता उसकी शादी चंदो से कर देते हैं। चंदो देखने में सांवली थी तो किशन को पसंद नहीं आई, सो किशन जाता है शहर और वहां राधा नाम की गोरी लड़की से शादी कर लेता है। अब कहानी पलटती कैसे है? चंदा सज सवर कर ब्यूटी पार्लर जाकर गोरी हो जाती है और किशन चंदा के प्रति आकर्षित हो जाता है। गोरे रंग के प्रति इस रोमांटिक नोशन से सिनेमा भरा हुआ है। गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर, चिट्टियां कलाइयां वे, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, ऐसे गानों की लिस्ट लंबी है जिन्हें हम बचपन से सुनते गाते आए हैं बिना किसी सवाल के। गोरा रंग इज इक्वल टू खूबसूरती। सामाजिकता की शर्म में चाहे अब ये बात कम बोली जाती हो, लेकिन ये बात भारतीय जनमानस की हड्डियों में समाई है और इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है। भारत का मौसम उष्ण कटिबंधीय है, यहाँ धूप ज्यादा निकलती है। सूर्य की गर्मी से बचने के लिए स्किन ज्यादा मेलेनिन पैदा करती है, इसलिए भारतीय लोग सांवले होते हैं। यूरोप में सूरज कम निकलता है, इसलिए वहां लोग गोरे होते हैं। साइंस का ये सिंपल सा सबक है, लेकिन हमारे मन में गोरे और काले की ऐसी बाइनरी बन गई है कि काले रंग को तमाम बुराइयों का और तमाम कमियों का प्रतीक बना दिया गया है। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है, ऐसे मुहावरे निबंधों में इस्तेमाल जरूर होते हैं, लेकिन गोरा खूबसूरत होता है। हम इंट्यूटिवली इस बात को अस्वीकार नहीं कर पाते। असल में गोरे रंग को खूबसूरती मानना ये नेचुरल नहीं है। मीडिया से, समाज से ये बातें बचपन से मन में बिठाई जाती हैं और एक समय बाद यथार्थ बन जाती हैं। ये हमेशा से सच नहीं था। भारतीय इतिहास में देखिए, भगवान कृष्ण काले हैं, उनका नाम श्याम है। जयदेव की गीत गोविंद में राधा श्याम वर्ण की है। कालिदास के लेखन में तमाम पात्र आपको श्याम वर्ण के मिलेंगे। वात्स्यायन के कामसूत्र में तमाम मोहिनियां श्याम वर्ण की है। वात्स्यायन तो यहां तक लिखते हैं, श्याम वर्णम सौंदर्यम भूतिम प्रतिमानः अस्ति, यानी खूबसूरती काले रंग में बसती है। भारत की यात्रा करने वाले मार्को पोलो तक ने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है कि यहाँ काले रंग के आदमी की इज्जत होती है। ये लोग अपने ईश्वर को काले रंग से दिखाते हैं, जबकि शैतान का रंग सफेद माना जाता है। ये तमाम बातें बताती हैं कि गोरे रंग को सुपीरियर मानना वक्त के साथ हुआ है, खासकर अंग्रेजों की गुलामी के बाद। भारत में गोरे और काले रंग की ऐसी डाइकोटमी पैदा हुई कि गोरे के नाम से अंग्रेजों से नफरत भी पैदा हुई और गोरे रंग से ऑब्सेशन भी हुआ। यह बात हमारी साइकी में बहुत महीन में इसलिए गुथी हुई है क्योंकि इसे साफ साफ जाहिर नहीं किया जाता। लड़के के लिए लड़की देखने जाने वाली माँ सीधे नहीं कहती कि लड़की तो काली है, बल्कि बोलती है इसका रंग कुछ दबा हुआ है। फिल्मों में हीरोइन गोरे रंग की होती हैं, चाहे वो साउथ के सिनेमा में ही क्यों ना हो, जहां बहुसंख्यक लोग सावले रंग के होते हैं। मीडिया में गोरा रंग हीरो से, सफलता से, प्रेम से, शादी से, सेक्स से, हर उस चीज से एसोसिएटेड है जिसकी कामना एक आम आदमी करता है। लिहाजा हम गोरे रंग से आसक्त रहते हैं। टीवी अपना एड बेचता है, सिनेमा, फिल्में और कंपनियां अपने क्रीम पाउडर। एन आइडिया इज लाइक अ वायरस, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंसेप्शन का डायलॉग है।
गोरा रंग खूबसूरत और आकर्षक होता है। इस एक वायरस ने भारत में तमाम बीमारियां फैलाई हैं। 6000 में रशियन जैसे वाहियात जुमले इसी बीमारी का बस लक्षण भर हैं। बहरहाल इसी नोट पर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह श्याम वर्णीय यानी खूबसूरत विश्लेषण लिखा है मेरे साथी कमल ने। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।